दिल्ली के जंतर मंतर पर हर रोज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुख्तलिफ मुस्लिम जमातों और दीगर समाजी तंजीमों के दिनश लोगों के साथ मिलकर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतियाती एहतजाज का एहतमाम किया, जिसमें हजारों मुसलमानों ने भी शिरकत की और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस पूरे मामले पर दिल्ली से हाईटेक टीवी के ब्यूरो चीफ अब्दुल वाजिद निजामी ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्रजा से खुसूसी बातचीत की है और इस पूरे मामले पर उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। देखिए उनका क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरह वक्फ बोर्ड बिल जो है तरमीमी बिल को लेकर के लगातार एहतजाज किया जा रहा है प्राचा साहब, और अभी हाल ही में गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कॉल की गई और एक तमाम मिली तंजीमें और तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमा जो हैं दानिश्वर लोग वहाँ पहुँचे, साथ ही आवाम भी पहुँची। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं, आपका क्या नज़रिया है इस पूरे मामले पर? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा नज़रिया बिल्कुल साफ़ है। पहले तो कोई हमारे पास एक प्लान होना चाहिए जिसमें जीत के लिए जीत का तो कोई प्लान, और आज मैं ज़्यादा उस बारे में नहीं बोलना चाहता, उन्हीं लोगों के पास होगा जो आरएसएस और बीजेपी वालों से नहीं मिले होंगे। तो ये टेस्ट है। बाकी जो फॉर्मेलिटी करने के लिए अलग अलग काम कर रहे हैं उनको तो आप लोगों ने देख ही दिया। जेपीसी में जाके क्या कर रहे थे, वो समोसे खा रहे थे, मज़े ले रहे थे, हवाबाजी कर रहे थे और हंस के ठाटे लगा रहे थे उन लोगों के साथ जो अल्लाह की ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए कोशिश कर रहे थे। मेरा दिल कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि ऐसे लोगों के साथ बैठकर मैं बैठूं भी पहले, इसलिए मैं जेपीसी में नहीं गया। मुझे तो 2 मिनट में बुलाते हो, मुझे थोड़ी मना कर सकते हैं जगदम्बिका पाल जी और इनके सारे जेपीसी में। मैं जाना चाहता, लेकिन मुझे जाना क्यों है वहाँ? मेरा तो फोकस क्लियर है। मुझे पता है क्या जाने से क्या काम फ़ायदा होगा और क्या जाने से क्या नुकसान होगा। मुझे जाके कोई अपने ज़ाती काम तो कराने नहीं चाहिए। देखने के लिए तो हम ये कर रहे हैं, हमारा ज़रा ये काम कर देना। प्रचा साहब, आपकी बात को बीच में रोक करके मैं एक सवाल कर रहा हूँ। लगातार ये बातें जो है निकल करके सामने आ रही हैं कि जेपीसी ने जो भी मतलब अपनी हिमायत इसमें पेश की है, उन्होंने कहा कि हमने सबको सुना, सबकी बातों को सुन करके ही हमने अपना समर्थन जो है इस बिल को दिया है। और अब बात ये चल रही है कि हमारी बातों को जैसे सुना ही नहीं गया, आवाम से कोई राय जो है नहीं मांगी गई। जो 5 करोड़ के करीब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हमने मेल वगैरह किया, उसको नहीं देखा गया। आखिर इसमें इतनी कोताही क्यों? किस मुद्दे पर जो है अब ये बातें की जा रही हैं? देखिए, इसमें इन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया जाता है? ताकि जनता जो है इन्हीं चक्करों में फंसी रहे। मुद्दे की बात क्या है? 5 करोड़ ईमेल्स हो या 500 करोड़ ईमेल्स करा दो आप, उससे कुछ नहीं होने वाला। और ये जब ईमेल्स हो रही थी तभी जगदम्बिका पाल जी का स्टेटमेंट मैंने खुद देखा है कि ईमेल से तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। सही बोल रहे थे वो, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो आदमी भारत के संविधान से जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप उन्हें ईमेल से फ़र्क डालना चाह रहे हो। ठीक है, ये बात चलो, कुछ लोगों ने पैसे बना लिए, कुछ लोगों ने आरएसएस के जो डायरेक्शंस थे वो पूरे कर लिए, चलो ये भी कर लिया। उसके आगे फिर जेपीसी में जाने के लिए हमने पहले मना किया था, ईमेल्स करने के लिए QR कोड पहले मना किया था। हम लोगों की बात तो सुनी नहीं जाती ना, क्योंकि क्या कमी है हम में कि हम जो भी ये केस लड़ रहे हैं वो जीत रहे हैं। ये इनका 100% रिकॉर्ड है सारे केस हारने का, और हमारा 100% रिकॉर्ड आज तक का है सारे केस जीतने का। तो हमारी बात तो सुनी जानी नहीं चाहिए। इनका रिकॉर्ड है बुज़दिली का, हमारा रिकॉर्ड अभी तक बुज़दिली का नहीं है, तो हमारी बात तो नहीं सुनी जानी चाहिए। चलिए उसके भी आगे चलते हैं। हमने तो ये साफ बोला था जब तक हमारे पास 272 नंबर नहीं है, और आरएसएस और बीजेपी को ये सोचना कि कोई भी काम ईमानदारी से या किसी भी अपनी कॉन्शियस से करेंगे, तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? जो भारत का संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, उनसे ये कह रहे हो कि हम जेपीसी में जाके आपको कन्विंस कर लेंगे। नंबर आपके पास ज़्यादा हैं। जैसे राहुल जी मीटिंग में गए, अमित शाह जी और मोदी जी बैठे हैं, और तीसरा वोट राहुल जी का जीतेगा कौन, मुझे ये बता दो आप। इसी काम को अंजाम देने के लिए जेपीसी के सारे लोग गए, तो राहुल जी ने आके कम से कम बाहर बोल तो दिया है बेईमान है दोनों। इन्होंने तो अभी तक ये भी नहीं बोला कि बेईमान है ये। किसने नहीं बोला? हमारे जेपीसी में जितने भी मेंबर गए थे कि हम जाके शेरवानी पहन के समझा देंगे और जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ हो जाएंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, हम इन्हें कन्विंस कर लेंगे।
ये सब नहीं बोल रहे थे, गए क्यों थे वहाँ पे ये? इसीलिए तो गए थे कन्विंस करके। ये शेरवानी का नाम लिया आपने, शेरवानी मतलब किसकी तरफ इशारा कर? मैं सबकी तरफ इशारा कर रहा हूँ जो शेरवानी पहनते हैं और शेरवानी की अहमियत नहीं समझते। शेरवानी इतना एक इम्प्रेसिव लिबास है, उसको पहन के उसकी बेइज्जती कराने जाते हैं अपनी। वरना शेरवानी पहनने का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा समझदार, अक्लमंद, बाशऊर व्यक्ति है या आदमी है। अब ये प्राचा साहब, शेरवानी का नाम ले मैं रहा हूँ। फिर बीच में आपको रोक रहा हूँ। दरअसल देखिए, वहाँ मंच पर जो है हमने देखा SC ST OBC माइनॉरिटी तमाम संगठन के लोग वहाँ पर मौजूद रहे, आप नहीं दिखाई दिए मंच पर। मैं मंच पर इसलिए नहीं था क्योंकि मैं नीचे था। एक तो वजह ये थी कि ये पहला कदम है, चाहे इन्होंने ईमानदारी से किया हो या बेईमानी से किया हो, RSS के कहने से ही क्यों ना किया हो, लेकिन ये पहला कदम है। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ और जो चीज़ ईमानदार लोग कह रहे हैं उसकी तरफ ये पहला कदम है। लेकिन बुज़दिली का मुजाहरा वहाँ भी किया उन्होंने। पुलिस कौन होती है बंद कराने वाली वहाँ पे, मुझे ये बता दो 1 बजे। कैसे इनको एक छोटे से चूहे की तरह हड़का रही थी पुलिस वहाँ पे, कौन होती है? 1 बजे का वक्त दिया गया था। फिर वही वक्त, जब इनको इतना ही शऊर नहीं है कि 1 बजे तक का वक्त देने की ताकत पुलिस के पास नहीं है, तो ये ऐसे काम करने क्यों जाते हैं? मैं गया था ना वहाँ पे, अब मेरा सुबह से प्रोग्राम था, मैं सुबह से ही जाना चाहता था, लेकिन मुझे पहले हाई कोर्ट में 2 केसेस करने थे। एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति तोड़ी थी अंबेडकर नगर में, जो ये है ना तुगलकाबाद फोर्ट, उसमें एक केस वो था मेरा, और एक केस वो था जो हमने एक मुकदमा दायर करने के लिए डाल रखा है, जो जामिया यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में CA NRC के टाइम पे जो पुलिस ने और RSS के गुंडों ने जो हमले किए थे उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के एक जज की इंक्वायरी कमेटी बिठाने के लिए एक केस था, जिसको करते करते जब उसका नंबर आया तो 1 बज गया था। 1 बजे के 10 मिनट पे मैं वहाँ से निकला। मुझे यही आइडिया था कि अगर 1 बजे तक का भी टाइम है तो कम से कम 1:45 तक तो चलेगा ही ना। तो मैं वहाँ पहुँच गया था कोई 1:25 पे, लेकिन वहाँ तो पूरा मैदान ही साफ हो गया था तब तक। मुझे देख के शौक लगा। वो तो कुछ प्रेस वाले थे तो मैंने उनसे बात भी की फिर। और पुलिस देखिए, अमित शाह जी को सिर्फ एक ही व्यक्ति का टारगेट है। मेरे आते ही सारी पुलिस फोर्स मेरे ऊपर झपट पड़ी कि आप नहीं रहोगे यहाँ पे, आप बाहर चलो, आप बाहर चलो, बाहर चलो। ये सब आप लोगों ने देखा ही। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ना, ये आदमी ना हमारे काबू में है, ये सिर्फ संविधान के काबू में है, ये अपने ईमान और संविधान के काबू में। प्राचा साहब, तो जो मंच पर इतना बड़ा मंच लेकर के बैठे और इतने बड़े प्रोटेस्ट की जो है वो कॉल दे रहे हैं, देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऐलान किया गया है, तो क्या मतलब उनके पास ये पावर नहीं है जो आपके पास है? अब आपने, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, पावर तो जब नहीं होती ना जब ईमान होता है। मेरे पास कहाँ से ताकत आती है? मेरे पास इतना सा ईमान है तो उसकी ताकत है, और किसी चीज़ से ताकत नहीं है। क्या ये माना जाए कि फिर आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? नहीं, बेवकूफ़ देखिए, आज इतनी हिम्मत तो करनी पड़ी ना। ये किसके दबाव में? मेरे कहने से कर रहे हैं ये आवाम ने इनको, जो हम लोग इतने दिन से कह रहे हैं। अगर ये लीडर हैं, इनकी किसी की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। अगर ये आवाम इनके पीछे ना खड़ी हो, इनकी कोई हैसियत, किसी मर्ज की दवा नहीं है। ये जितने यहाँ बैठे थे ना, ये जो अपनी जो एक इतनी अच्छी छवि बना के, इनकी किसी की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन ताकत क्यों है इनकी? क्योंकि आवाम ये रिप्रेजेंट किसे करते हैं? एक देश की सबसे बहादुर कम्युनिटीज़ में से एक मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए ये इतने भी हैं। तो उनकी जब ज़रूरत है और ये उनके कायद बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, बचेगा कोई नहीं। जेल तो सबको, अभी तो ये शुरुआत है, ये भी आवाम के दबाव में करना पड़ा है इन्हें। अभी जेल जाना पड़ेगा और आवाम को बाद में जाना पड़ेगा। जो अपने आप को नेता कह रहे हैं ना, उन सबको जेल में जाना पड़ेगा। अभी जेल भरो आंदोलन की कॉल देंगे हम, इन्हें करनी पड़ेगी। जो कॉल हम देंगे ना, वो करनी पड़ेगी। बुज़दिली का रास्ता नहीं है। नहीं तो बता दें कि भाई हम RSS के दबाव में, या हम उनसे साठगांठ कर चुके हैं, हमें ये काम नहीं करना। आप बिल्कुल वेलकम, आप जाके खूब पैसे कमाओ, खूब चंदे इकट्ठे करो। क़यादत आप नहीं करोगे जब तक आप कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होगे। ये तय हो चुका है, ये मैंने तय नहीं किया है, ये आवाम ने तय किया। लीडर वही रहेगा जो कुर्बानी देने के लिए सबसे आखिरी सफ़ में नहीं खड़ा होगा, सबसे पहले सफ़ में खड़ा होगा। प्राचा साहब, आप लगातार जो है, हम देखते हैं जब आप मॉब लिंचिंग जैसे वाक़यात या दिल्ली दंगों जैसे वाक़यात को जब आप उठाते हैं और उनके केस लड़ते हैं, उनको हक दिलाते हैं, आप एक बात कहते हैं कि लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तो क्या मानते हैं आपके मिली तंजीमों ने जो अब ये कदम उठाया है, इसमें देरी की है? देरी नहीं, बहुत ज़्यादा देरी की है। लेकिन फिर भी मैं गया क्यों? क्योंकि सॉलिडेरिटी, एकता दिखाने के लिए।
और मैं अगर टाइम पे भी पहुंच जाता तो मैं ऊपर नहीं जाता, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आवाम का आदमी हूँ, मैं आवाम में रहता ना, और आवाम का वहाँ जो अशर हुआ है वो आप लोगों ने भी देखा है, पुलिस ने कैसे हड़का के भगाया है। ऐसे भगाया जा सकता है किसी को? मेरे किसी प्रोग्राम में ऐसे करके दिखा दें पुलिस, मैं आप क्या कब करेंगे आप प्रोग्राम कब कर रहे हैं? मैं जब भी करूँगा मैं ऐसे करूँगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं अभी बात कर रहा हूँ बुद्ध समाज के लोगों से, मैं बात कर रहा हूँ सिख समाज के लोगों से, मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों से। स्टेज पे मुस्लिम समाज के लोग सिर्फ 15% होंगे, जो हमारी देश में सब क्या मान रहे हैं आपके जिस तरीके से सियासी जमातों के जो है रहनुमा नुमाइंदे वहाँ पर रहे, क्या पॉलिटिकल तरीके से इसको जो है अब इलेक्शन का माहौल भी जैसे आगे आने वाले वक्त में कई स्टेटों में शुरू हो रहा है, तो क्या उसको भी भुनाने की कोशिश की जा रही है? इस नज़रिए से भी इसको देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि जो वॉक द टॉक होती है ना, देखिए जितनी पार्टी के लोग आए हैं, बुनियादी बात आप फिर समझ लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को, जो मेरा मानना है, प्रधानमंत्री जी मशीनों के पीएम हैं, और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के गए हैं 50 के करीब तो उनके जेन्युइन वोटों से जीत के गए हैं, उसके अलावा जितने गए हैं वो सब मशीनों के जरिए जीत के गए हैं, चुनाव नहीं जीते। ये मेरा मानना है, मेरा दावा है, बैठ के मुझसे डिस्कशन कर ले, मैं साबित कर दूंगा, ठीक, ये मेरा मानना है। लेकिन जो उनकी तादाद है वो 272 से ज़्यादा है कम है, ये बता दीजिए आज की तारीख में एनडीए की ज़्यादा है ना जी। तो आप कुछ भी कर लो, आप बिल पास होने से रोक नहीं सकते, ये सबको पता है ना। राज्यसभा में उनकी तादाद ज़्यादा है, आप बिल पास करने से रोक ही नहीं सकते। अब मैं कोई बेवकूफ़ ही होऊंगा जो मैं इस चीज़ पे अपना प्लान सारा बना रहा हूँगा कि पार्लियामेंट में हम इनको हरा लेंगे, तो मैं वो बेवकूफ़ हूँ नहीं। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिर्फ फ़ायदा तभी है जब ये एक माहौल बनाए सड़कों पे, किसान आंदोलन जैसा, और वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आगे रह के करें। ये जो एक पूरी स्टेज पे सिर्फ मुस्लिम्स नज़र आ रहे थे, इससे नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। मेरी स्टेज जो बनती है उस पर आप देखते हो मुस्लिम समाज से ज़्यादा मुसलमानों की बात करने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दीगर मज़ाहिब के लोग भी थे वहाँ पर। ज़्यादा तादाद में कौन? प्राचा साहब एक चीज़, 90% तादाद। आखिरी मेरा एक सवाल, मैंने फिजिकली नहीं देखा ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या 90% लोग स्टेज पे मुस्लिम थे या नहीं थे, या उससे भी ज़्यादा थे या नहीं थे? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ ना, ये एक अच्छी पिक्चर नहीं है, ये आरएसएस को फ़ायदा भी पहुँचाती है बात। चलिए अब पूछे सवाल। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आवाम में से ही ये बातें निकल करके आ रही हैं। अब जिस तरीके से वक्फ बिल की, जब ये तरमीमी बिल की बात हो रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा है आवाम का है, लेकिन उलमाए दीन जिस तरीके से अब बाहर निकल करके आए हैं, सड़कों पर एहतजाज की बात कर रहे हैं, सभी तंजीमों के लोग जितने भी मिले, तो इससे सबसे ज़्यादा ख़तरा या नुकसान किसको होता हुआ नज़र आ रहा है? मेरा एक ये सवाल है आवाम के बीच में से ही। आवाम को किस तरीके से? आवाम को नुकसान होगा, ये जितने भी लोग, जो लोग वफ़ की किसी भी प्रॉपर्टी पे काबिज़ हैं, उनको सबसे कम नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो तो अपना फ़ायदा पहले ही हज़ारों करोड़ का, करोड़ों का, लाखों करोड़ का कर ही चुके हैं। वो तो इतनी प्रॉपर्टीज़ सब, जो वफ़ की किसी भी ज़मीन पे बैठा हुआ है या इंचार्ज है, कोई भी हो चाहे, मेरा ये दावा है, और मुझे गलत साबित करके दिखाया जाए। अभी क्या फ़ायदा हो रहा है आवाम का? मैं अभी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये साफ बात। तो नुकसान कैसे हो रहा है फिर? नुकसान ये है कि कम से कम जो प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं ना, कभी तो ईमानदार लोग आएंगे, कभी तो सिस्टम अच्छा होगा। तो हमने इतनी मेहनत करके 2013 में डॉक्टर मौलाना वली रहमानी ने मुझसे ही वो 2013 का 2 रातों का टाइम दिया था मुझे ड्राफ्ट करने के लिए, उसमें अमेंडमेंट्स, जो उस टाइम की अमेंडमेंट्स। तो जो इतनी मेहनत करके हमने रातों रात जाग के जो प्रोविजंस रखे थे, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, 7% उसकी जो रखी जाएगी, म्यूटेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी, इस तरह के बहुत सारे हमने जो प्रोविजंस रखे थे ना, वो सब बर्बाद हो रहे हैं। वो प्रोविजंस इसलिए रखे थे कि एक दिन जब ईमानदार लोग आएंगे वक्फ बोर्ड में या मुतवल्ली ईमानदार बनेंगे, तो अगर जो प्रॉपर्टीज़ लुटी हुई भी होंगी ना, वो भी हम वापस ले आएंगे। इस हिसाब से 2013 का एक्ट था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत मजबूत एक्ट था, लेकिन जितनी उस वक्त ताकत लग के बन गया था, उस एक पॉइंट का जो हमने रखा था उस वक्त, उसको ख़त्म किया जा रहा है इन अमेंडमेंट्स के ज़रिए। ये है अवाम का नुकसान, मेरा सीधा मानना है। अगर एक भी वक्फ बोर्ड किसी भी स्टेट में ठीक काम कर रहा होगा, तो उसका नापने का, उसका टेस्ट क्या है, उस प्रदेश में, उस राज्य में एक भी मुस्लिम परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए जो करोड़पति ना हो।
एक भी गरीब परिवार। ये है वक्फ की जो हमारे बुजुर्ग प्रॉपर्टीज छोड़ गए उसकी ताकत। ऐसा नहीं है तो चोरी ही चोरी, डकैती ही डकैती है। अब ये तो चोरी डकैती होने के बाद भी स्थिति ये है क्योंकि हम उसे वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ की वजह से ले सकते हैं वापस, कभी तो ले सकते हैं। अब ये उसी चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है और एक झटके में सारी प्रॉपर्टीज हड़पने का प्लान बन रहा है। जो अडानी जो कर रहे हैं ना, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोग जो कर रहे हैं, हर एक का बिजनेस मतलब डकैती मार मार के छीना जा रहा है, ईडी सीबीआई का डर दिखा के। वो काम शुरू हो जाएगा, उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। ये परेशानी की बात, क्योंकि कुछ लोग इसकी जो है हिमायत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मुसलमानों में ही जो है कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। इस पे जो वक्फ की जायदाद है, वक्फ की जो ज़मीनें हैं, उस पे लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, छुटाया नहीं जा रहा है उनको, वो छोड़ नहीं रहे, अपने जो है अपने पुरखों की वो जागीर समझ के बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं मुसलमानों में जो इसका समर्थन कर रहे हैं। इसको किस तरह देखिए जो बात वो कह रहे हैं वो 100% सही है, 100% सही है। कब्जे हैं, लूटमारी है और इन्हीं लोगों द्वारा है जो बहुत सारे स्टेज पे भी बैठे हैं। मतलब ज़्यादातर लोग जो स्टेज पे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल लूटमार में शामिल है। मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% सही बात है ये। लेकिन जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, जिसने जो लूट लिया वो तो लूट के ले ही गया, जो बचा हुआ है वो भी लूट ले और कोई भी लूट ले जो, और ज़्यादातर इसमें अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को लूटा दी जाए जो बची हुई है, ये होने जा रहा है। तो जो लोग जेन्युइनली ऐसा कह रहे हैं उनकी आधी बात तो सही है, लेकिन उनको ये गलतफहमी क्यों है, क्योंकि ऐसा हो रहा है और सरकार ये कह रही है कि हम ये दुरुस्त करने के लिए ला रहे हैं, तो मोदी जी की बात पे भरोसा, मतलब फिर तो हो गया। मोदी जी की बात पे भरोसा किया जा सकता है, वो तो जो बात कहेंगे उसका उल्टा ही सच होता है ना। तो हमने जो ये प्रावधान, जो इन्होंने 42 प्रावधान लाए थे, उसको पढ़ा था। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो इतने बड़े बड़े नेता हैं, इनको धीरे धीरे करके हमारी बात तो माननी पड़ रही है ना। अब चाहे राजी राजी या ज़बरदस्ती प्रोटेस्ट तो करने सड़क पे आ ही गया ना। कलफ के कुर्तों में थोड़ा पसीना तो डाल ही दिया। ये आवाम की ताकत है। इसीलिए मैं आवाम को कह रहा हूँ, इनको रातों को सोने मत दो कि आज तुमने किया क्या। तुम अभी तक जेल क्यों नहीं गए मौलाना? तुमने एक प्रदर्शन करके तो आवाम देगी ना, एहतिजाज तो आवाम माल खाएंगे, ये कुर्बानी देगी आवाम की जिम्मेदारी है ना, माल आवाम का खाएंगे ये, और कुर्बानी देगी आवाम। जिसका माल इन्होंने खाया वो नहीं होगा। कुर्बानी देंगे ये लोग, माल जो चुराया गया आवाम का ये वापस लिया जाएगा। कुर्बानी देने के लिए हम और ये लोग रहेंगे, ये हमारा मुद्दा है। जेलों में यही जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू इस वक्त, कोई इनके पास क़यादत नहीं, इनके पास प्लान नहीं, इनके का कुछ लेना देना ही नहीं है। ये जेल भी नहीं जाने को तैयार होंगे। करेंगे क्या? आज तक जो इन्होंने हलवे मांडे खाए हैं, मोटे मोटे हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के, सब करोड़ों करोड़ों के मालिक हो रहे हैं, इतने भोले भाले बन के बैठ जाते हैं वहाँ पे, सबके सब करोड़पति हैं, सबके सब। तो माल जो खाया है वो जनता को वापस देना पड़ेगा, जेल तो जाना पड़ेगा। ये मेरा कॉल है और जनता आपको जेल भिजवाएगी। और अगर आप जेल जाके जनता का माल, मुसलमानों का माल मुसलमानों को वापस दिलाओगे तो मैं खुद आपकी जय जयकार करूंगा। मेरी तो कोई लड़ाई है नहीं आपसे, जाति लड़ाई तो है ही नहीं। प्राचा साहब, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो देशव्यापी आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं, हाँ। आप क्या साथ में जो है खड़े मिलेंगे वहां पर? जो मैं तो मैं लड़ेंगे या आपकी लड़ाई अलग रहेगी? मैं इसीलिए गया भी था। और मैं अगर पहले चला जाता, मैं तो अच्छा हुआ बाद में ही गया, तो मैं स्टेज पे नहीं जाता। मैंने पहले बताया, मैं आगे भी जो भी प्रोग्राम होगा जाऊंगा, एक आवाम की मानंद खड़ा रहूंगा। पुलिस की लाठी होगी तो मैं सबसे आगे होऊंगा, पुलिस की गोली चलेगी तो मैं सबसे आगे रहूंगा। ये मेरा वादा है। जहाँ इनकी तालियां बज रही हैं, इनको टीवी पे कवर किया जा रहा है, ये करे कवर। मैं तो इसलिए पीछे जाके खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं एक नागरिक भी तो हूँ, एक मुसलमान भी तो हूँ, इसलिए वो फर्ज निभाने, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मैंने ही कॉल दिया ना। मतलब ये माना जाए कि एक आवाम की तरह जो है आप वहाँ पर जाएंगे, जो आपका बुनियादी हक भी है, हर मुसलमान का है, आवाम का एक बुनियादी हक है। गोली खाने के लिए सबसे पहले मैं रहूँगा। प्राचा साहब, एक सवाल और है कि जिस तरीके से वहाँ मुस्लिम आवाम पहुँचे, लोग तो वहाँ मीडिया से जो है बात करने के लिए लगातार मना किया जा रहा था। लोग वहाँ पर मीडिया से बात नहीं करने दे रहे थे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तो बात करने में काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी लोगों को। इसी में कुछ जो लोग जिस मकसद से आए थे वो अपना मकसद हल भी करके गए और उसी तरीके से उन्होंने वो खबरें चलाई भी। मीडिया से बात ना करना और उसको मना करना, इसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि जब एहतजाज होता है तो लोग तो पहुँचेंगे, चाहे वो कोई भी पत्रकार हो, तो अपनी बात रखने का तो हक है।
इसको किस तरह लोगों के लिए आवाम के किस तरीके से फेस करे इस चीज़ को? देखिए सीधी सीधी बात है, अब जब आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपके कंधे इतने बड़े और लंबे चौड़े होने चाहिए कि आप इस बात के लिए तैयार रहो कि जो इन प्रोटेस्ट को फेल करना चाहेंगे वो लोग अपने लोग भी भेजेंगे शरारत कराने के लिए। इसके लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, हम भी रहते हैं तैयार, और हमारे हर प्रोग्राम में ये काम होता भी है। हमारे भीतर घात करने के लिए हमारे हर प्रोटेस्ट में, चाहे डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट हो, कोई प्रोटेस्ट ले लो, भेजे ही जाते हैं। ये आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपने सिर्फ अपने कार्टर्स बुलाएं, बाय इन्विटेशन था, ठीक, तब तो कोई भी व्यक्ति आपका, क्योंकि डिसिप्लिन सोल्जर है, वो प्रेस से बात ही नहीं करेगा, मसला यहाँ ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आप आवाम को बुला रहे हो तो आवाम को फिर प्रेस को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेस चाहे जो भी हो, हम जो ये क्रिमिनल मीडिया भी कहते हैं ना, वो दिखाने के लिए तो प्रेस ही है ना। तो अगर हम उनका हक रोकेंगे कि वो आम आवाम से बात ना करे, तो फिर हम भी वही काम करेंगे जिसके लिए हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये हक नहीं रोका जा सकता। या तो अपने कार्डर्स का प्रोग्राम बुलाओ, बंद कमरे में बुलाओ, फिर आप अपने जो कार्डर्स हैं, जो आपके डिसिप्लिन सोल्जर्स हैं, उनको मना करो कि प्रेस वाले आपके पास आएंगे, उसमें बोलेंगे जी हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं हमारी बात वही रखेंगे। ये बात यहाँ ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज जब ये एक पब्लिक मीटिंग हो रही है तो उस पर प्रेस से तो बात करेंगे और उसमें शरारत होगी। मैं ये प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, ये बात नहीं कि हर चीज़ पे मुझे क्रिटिसाइज ही करना पड़ेगा, लेकिन ये तो आपको खतरे झेलने पड़ेंगे, इससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में हो, आप पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे हो। अब मैं एक मुद्दे की बात पे और आना चाहता हूँ। इन लोगों के पास जीत का प्लान क्या है कोई प्लान इनके पास? देशव्यापी आंदोलन है ना, नहीं, जीत शाहीन बाग की लक्ष्य तर्ज पर नहीं, जो वो है तो प्रोटेस्ट वो तो करेंगे, है, यही प्लान, एम गोल क्या है? बिल को रोकना है, बस इसको पास नहीं होने देंगे। बस ये नहीं है ना एम। एम क्या होना चाहिए? हमें वक्फ की प्रॉपर्टीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जो सरकार कह रही है दिखाने के लिए ही सही। उम्मीद नाम दे रहे हैं ना, क्या नाम दे रहे हैं इसका, ऐसा ही कुछ नाम दे रहे हैं ना, हेडिंग। तो जो उसमें जो वक्फ की करप्शन मोदी जी बोल रहे हैं ना, करप्शन खत्म करनी है, तो करप्शन खत्म करने के लिए इनके पास क्या प्रपोजल है? आपदा में अवसर, जब इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो इन्हें भी तो, हमें भी तो अपना एक मसौदा पेश करना चाहिए कि हम ये चाहते हैं ऐसा वक्फ एक्ट हो। उस पर बहस होनी चाहिए ना कि हम ये कह रहे हैं, आप कह रहे हो करप्शन रुकनी चाहिए, जैसे इसीलिए हमने जीत का प्लान बनाया। आप ये मेरी बात नहीं सुनेंगे तो ये इनकी बेईमानी का सबूत है, या तो मेरी बात में कमी निकालो। कौन नहीं सुनेंगे आपकी बात? ये जितने पर्सनल लॉ बोर्ड वाले बैठे हैं, मैं इनके ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाता हूँ? ये क्योंकि मेरे पास सबूत है एक बात, और ये अगर अल्लाह ताला इनके दिल में डाले और ये आरएसएस के चुंगल से छूट के हम लोगों की तरफ आ जाएं, तो हम इनको वेलकम करेंगे। हमारी कौन सी इनसे ज़ाती लड़ाई है? लेकिन उनके चुंगल में रह के उनके काम करने नहीं देंगे हम इन्हें। तो इनके पास जीत का प्लान क्या है? वो जीत का प्लान मेरे पास है। ये मुझसे बात ही नहीं करते, क्यों? पुलिस से अगर इनको इतनी प्रॉब्लम थी, पुलिस से मुझे बुलाते हैं, मैं टैकल करता, मैं हर जगह पुलिस को मैं ही टैकल करता ना। कितने कोई भी आंदोलन रहो देश में, पुलिस को टैकल करने की जिम्मेदारी तो मुझे ही दी जाती है ना। एक किसान आंदोलन को छोड़ दिया जाए तो दी जाती है ना, आप लोगों ने सबने देखा है। तो इनको बोलना चाहिए था, प्राचा साहब ये काम करेंगे, मैं अपने आप देखता, मैं उनसे बात करता, भाई तुम 1 बजे कैसे बंद करा सकते हो? इन्हें करना नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें चूहा बन के दिखाना है, वहाँ पे आवाम को उनके अंदर डर डालना है दिल में। वो तो मैं वहाँ गया तो वो थोड़ा पुलिस आई, क्योंकि अमित शाह जी ने फौरन बोला होगा इसको रोको, बाकी सब। आपने क्या तैयारी की हुई है? आपके पास तो क्या? मैं ये बोल रहा हूँ जीत का प्लान क्या है। हमने पहला प्लान ये बनाया कि हमारा जो टारगेट है, हम क्या चाहते हैं, वक्फ बोर्ड का जो बिल होना, वक्फ जो होना चाहिए, कैसे वक्फ बोर्ड होने चाहिए, वो एक आइडियल वक्फ बोर्ड कैसा होना चाहिए, वो तो उसके लिए लड़ाई होनी चाहिए ना। नेगेटिव लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए कि तरमीम तो हम भी चाहते हैं, लेकिन वो तरमीमें ये हैं, वो प्रपोजल होना चाहिए। ये जो हमने 16 निकाती, मैं चाहता हूँ आपके दर्शक पढ़ के बता दीजिए इसका। ये 16 पॉइंट्स हैं, बता दीजिए। पहली चीज़ तो ये है, पॉइंट्स ये हैं कि ये, और ये पॉइंट्स क्या हैं, ये मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने ये वक्फ के लिए प्रपोज किए ना, ये जितनी भी कमज़ोर तबके हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी हैं, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध भी हैं और मुसलमान भी हैं, उनके जो मज़हबी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मज़हबी उनके एंडाउमेंट्स हैं, उनको बचाने के लिए सबका कानून होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, लेकिन उसके बेसिक फीचर्स, जो बुनियादी उनके नुक्ते होने चाहिए, वो एक जैसे होने चाहिए। और वो क्या होने चाहिए, वो मैं प्रपोज कर रहा हूँ। इसके लिए हम सबको मिल के आंदोलन करना है कि हमें सिखों को भी बचाने के लिए हमें ये पॉइंट्स चाहिए, क्रिश्चियंस को भी,
अपनी प्रॉपर्टीज़ बचाने के लिए, मुसलमानों को भी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सबको। तो पहला उसमें पॉइंट जो है वो ये है कि जितने भी पॉइंट इसमें मैं रख रहा हूँ वो किसी ना किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से का उसमें उसको बैकिंग मिलती है, नजरिए से या किसी ना और किसी कानून में जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है उसमें से ही मैंने ये पॉइंट्स लिए हुए हैं, उनको इकट्ठा किया। हालांकि इसके लिए रिसर्च मैंने पूरे दुनिया के कानूनों की है। पहला पॉइंट ये है कि ये क्लियर होना चाहिए वक्फ है क्या। और सरकार ने जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए ना, आत्मनिर्भर भारत नहीं बोलते मोदी जी बार बार, ये आत्मनिर्भर बनने की ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है एक तरीके से, कि जो सरकार की जिम्मेदारी है ना सबको करोड़पति बनाने की, खुशहाल बनाने की, मुस्लिम समाज जो है ये अपने आप को खुशहाल खुद बनाएगा, सरकार की भी मदद करेगा। ठीक कि कम से कम 15% जो पॉपुलेशन है वो तो खुशहाल हो जाएगी अपने आप बगैर सरकार की मदद लिए कोई। ये पहला हमारा पॉइंट है, प्रपोजल, ये हम पहले ही पॉइंट में लिखेंगे। इसके लिए और ये हम पूरी कंट्री को भी मदद करेंगे। 15% पॉपुलेशन अगर करोड़पति हो जाएगी बगैर सरकारी मदद के, तो वो जो खर्चा करेगी वो तो मजबूत होगी, नहीं, देश मजबूत होगा और दूसरी कम्युनिटी भी मजबूत होंगी ना। करोड़पति बन के आदमी सबको मजबूत करेंगे। तो ये पहला हमारा प्रपोजल है मुसलमानों के लिए। तो ये पहला पॉइंट रहेगा, ठीक है। और फिर उसको वक्फ को हम डिफाइन कर रहे हैं, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ भी, जो मतलब जैसे शेयर्स होते हैं वो भी वक्फ किए जा सकते हैं। जैसे पेटेंट होता है किसी का, जो आजकल हज़ारों करोड़ के होते हैं। जैसे अभी ये इसका पेटेंट है ना, ये जो स्टारलिंक का जो मस्क साहब का पेटेंट है, तो ये इसकी वैल्यू तो ज़मीन से भी ज़्यादा है, तो उसको भी हम वक्फ कर सकता है कोई। और वक्फ की जो वो होगी ना, जो परमानेंट डेडिकेशन, अब कोई नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर तो सकता है। क्यों कर सकता है? जैसे कोई नॉन मुस्लिम है, जैसे मैं अपना मुस्लिम्स का एग्जांपल देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि ये जी सिख धर्म में ना, ये जो गुरुद्वारों में ये जो लंगर बांटा जाता है, मैं मुस्लिम हो के भी मैं सिख धर्म को 10 करोड़ रुपए देता हूँ कि किसी गुरुद्वारे में इसकी इनकम से आप लंगर बांटोगे। तो अब मैं क्या सिख SGPC में मेंबर भी बन जाऊंगा ये 10 करोड़ देके? नहीं ना। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि ये काम ये अच्छा कर रहे हैं, मैं देना ही नहीं को चाहता हूँ, हालांकि मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता ना, मेरी प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से कोई हिंदू है, नॉन मुस्लिम है, उसको ये अच्छा लगता है कि मुसलमानों का मुझे ये सिस्टम अच्छा लगता है, मैं अपनी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी जो है ये मुस्लिम वक्फ के नाम करना चाहता हूँ, तो कोई रोक सकता है उसे? तो लॉजिक देके हम इसको बताएंगे, रोक नहीं सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मेंबर भी बन जाएगा वक्फ बोर्ड का। तो दूसरा पॉइंट हमने ये रखा है कि दे तो कोई भी सकता है, लेकिन मेंबर सिर्फ मुस्लिम ही बन सकते हैं। किसी नॉन मुस्लिम के ऊपर दबाव तो है नहीं कि तुम आके इसको दो, उसको पसंद आया, उसको लगता है मेरे पैसे सबसे अच्छे ये खर्च करेंगे, तो यहाँ दे रहा है। फिर वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, परमानेंट होता है ये। एक बार दिया तो फिर गया, वो मेरे भी काम का नहीं रहा, वापस सवाल ही नहीं पैदा होता, गया मुझसे गया, अब वो उसी पर्पस के लिए, उसी काम के लिए इस्तेमाल होगा जिस पर्पस के लिए मैंने उसे अल्लाह की राह में दिया है। ये क्लैरिटी से बात है। मतलब गया फिर वो, अब मेरा है ही नहीं तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। अब सिर्फ मेरा डॉक्यूमेंट, जो मेरा, जिसको वक्फनामा कहते हैं ना, वो जिंदा रहेगा कि इससे ये बेवाओं को पैसे मिलेंगे, या यतीमों के लिए ये खर्च होगा, या मस्जिद के लिए खर्च होगा, या जो भी खर्च होगा। और ये काम मैं मस्जिद की जगह मैं जुआ घर भी खोलने के लिए दे सकता, मेरी मर्जी है, मेरा प्रॉपर्टी है, मैं उसको चाहे दान दूं या जुआ खेलूं या शराब पीऊं उसकी, उसमें कोई दखल अंदाजी किसी की नहीं है। ये भी कॉन्सेप्ट देश को समझाना ज़रूरी है, तो ये भी हमारा उसी में लिखा होगा। तो और अब इसमें ये है, जो भी वक्फ की मामले में डॉक्यूमेंट बनाने में, ज़मीन खुर्द-बुर्द करने में, कोई भी प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द करने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, सरकारी अधिकारी या नॉन सरकारी अधिकारी, मुतवल्ली हो, मुतवल्ली के साथ काम करने वाला व्यक्ति हो, कोई और मुसलमान हो, नॉन मुसलमान हो, जो भी जिम्मेदार रहेगा उसको 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा होगी, एक। और दूसरी जितनी प्रॉपर्टी उसने खुर्द-बुर्द की होगी उसका फाइन लगेगा उससे 2.5% का, सारी प्रॉपर्टी का 2.5%, जो कि उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी में से लिया जाएगा। ये अब इस बात को मना कौन करेगा ये बता दो मुझे, जिसके मन में बेईमानी होगी। अब आप जिस उलेमा से बात कर लो, जो उलेमाए सू हैं, जो उलेमाए हक होगा, वो तो कहेगा जिंदाबाद प्राचा साहब 100% सही बात कह रहे हैं। बाकी जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज चुराई होंगी वो खुद ही इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे। 10 साल से लेके उम्र कैद की सज़ा, और 2.5% प्रॉपर्टी में से जा रहा है, जितनी चुराई है उसका 2.5% अपनी प्रॉपर्टी में से, तो 90% तो ये जो स्टेज पे बैठे हैं वैसे भाग जाएंगे सारे। तीसरा पॉइंट है नॉन मुस्लिम का, तो मैंने बता ही दिया, कोई उसमें कोई नॉन मुस्लिम आ ही नहीं सकता।
अब एक नेशनल लेवल की वक्फ की एक स्पेशलाइज्ड वक्फ ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जिसमें अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स होंगे जो टॉप प्रोफेशनल्स होंगे अपनी अपनी फील्ड के, जो आर्किटेक्चर के लिए भी, फाइनेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और इस तरह की एक टॉप इंटेलेक्चुअल्स की कमेटी बनाई जाएगी जो हर एक वक्फ प्रॉपर्टी का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए एक बॉडी के टाइप होगी, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे भी होगी और स्टेट लेवल पे भी होगी। फिर जो जितने भी ये मस्जिदें हैं, ये जो इस्लामिक स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, उनको उनकी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर भी आते हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। ये जग जाहिर बात है, आप किसी भी आर्कियोलॉजिकल मस्जिद के ऊपर या किसी भी गुरुद्वारे या किसी भी बिल्डिंग में चले जाइए, उसका बहुत ही बुरा हाल है। तो ये इसकी रख रखाव का काम भी वक्फ बोर्ड ही करेगा। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 6वां पॉइंट है। इसके लिए फिर हम एक वक्फ की सिक्योरिटी एजेंसी अलग से बनाना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप अडानी जी को देख रहे हैं ना, आप में से जो लोग यहाँ जाते होंगे एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, देखते हैं ना सिक्योरिटी किसकी है, प्राइवेट सिक्योरिटी किसकी है, अडानी जी की। तो वैसे ही वक्फ की प्राइवेट सिक्योरिटी, वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत करने के लिए जिसका कंट्रोल वक्फ के पास होगा, वो जैसे ये सिक्योरिटी एजेंसीज का लॉ आया हुआ है उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का है, जो प्रोविजंस ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटीज एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट है 2005 का, उसके हिसाब से इसकी एक खुद की सिक्योरिटी एजेंसी बनेगी जो कि सिक्योरिटी का काम करेगी और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को लुटने से रोकेगी, मतलब मजबूती के साथ फिजिकली भी रोकने का काम करेगी। ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे और हर स्टेट लेवल पे होगा। और फिर हमें जितने भी हमारे ये अरकान होते हैं ना, फेस्टिवल्स होते हैं, ये जो जलूस निकाले जाते हैं मुहर्रम के, इसके जितने भी जलूस होते हैं या जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारे मजहबी प्रोग्राम्स हैं, उसको कैसे रेगुलेट करना है, उसको कैसे ठीक से करना है, उसका वक़ार और इज़्ज़त बना के, और एक सरकारी एजेंसी होगी तो उसमें जो ये अभी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे आके जो बदतमीजी भी करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा की जो वक्फ सिक्योरिटी एजेंसी भी है वो भी साथ रहेगी उसमें। तो ये जो हमारे जितने भी अरकान हैं मुहर्रम का, जो जितने भी जलूस निकलते हैं या जो हमारे उर्स लगते हैं, इन सब को भी प्रॉपरली करने का एक पूरा इंतज़ामिया एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। फिर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होगी जो, और वक्फ बोर्ड जितने भी होंगे और सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो भी होगी, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग डायरेक्टली वोट दे के बनाएंगे। और ना सिर्फ वोट दे के बनाएंगे, अगर कोई बेईमानी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसमें कुछ सिग्नेचर्स होते हैं, उसको दोबारा वोट करके हटाने का भी प्रावधान रखे जाएगा कि ये नहीं कि आप बना दिया तो 5 साल तक झेलो उन्हें, अब मोदी जी जैसे भी बन गए तो 5 साल तक झेलो, ऐसा नहीं होगा। राइट टू रिकॉल भी होगा उसमें। अब इसी तरीके से का कोई शक व शुबा नहीं रहेगा। हाँ, तो बेईमानी करी तो मरे, बेईमानी करे तो हटे, ये तलवार हमेशा सर पे लटकी रहनी चाहिए। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मैं आप इसको अपने जहन में रखें कि सिखों के लिए भी ऐसा ही बनना चाहिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए भी बनना चाहिए, सिख क्रिश्चियन बौद्ध के लिए भी ऐसा ही बनना चाहिए। ये हमारा प्रोटोटाइप है सिर्फ। अब एक वक्फ जुडिशल कमीशन भी बननी चाहिए। ये मैंने सभी एक्ट्स पढ़े हैं देश के और दुनिया के, जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो निकाल के लाया हूँ मैं, और कुछ इसमें मेरे भी दिमाग के एडिशंस भी हैं। एक जुडिशल कमीशन होनी चाहिए जो कि आपस में वक्फ में मुतवल्ली में लड़ाई होती है तो वो बैठ के उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होंगे, जो दूसरे बावकार लोग होंगे, जो ईमानदारी और अपनी सहाफ़त के लिए और या ईमानदारी के लिए जाने जाते होंगे, उनको रखा जाएगा कि आपस में डिस्प्यूट अदालत में जाने से पहले ही सुलझा लें। बहुत रिस्पेक्टेड लोग इसमें रखे जाएंगे। ज़्यादातर हमारे डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो मुतवल्लियों के बीच में होते हैं, या एक प्रॉपर्टी के अंदर आपस में घर खानदानों में भी लड़ाई हो जाती है, तो वो बैठ के सुलझा लिए जाएँ, उसको अदालत जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर एक वक्फ ट्रिब्यूनल्स बनने चाहिए सभी डिस्ट्रिक्ट में, और उसके लिए साल भर के अंदर अंदर जो है इनके केसेस ख़त्म हो जाएं, या 6 महीने के अंदर, ऐसा टाइम बाउंड फैशन में ट्राइब्यूनल्स यानी कि अदालतें बननी चाहिए। ट्राइब्यूनल्स को भी हमने क्लैरिफाई किया है, वो भी अदालतें ही होती हैं। जो आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं ना, ये वक्फ के ट्राइब्यूनल्स हैं, तो इसमें क्या, ये वो जज ही होते हैं, वो जजों की ताकत होती है उनके पास, और जज भी होते हैं उसमें, तो वो अदालत ही होती है, ट्राइब्यूनल अदालत ही होती है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बताने के लिए कर रहा हूँ, आरएसएस और बीजेपी के लोगों तो सबको पता है ट्राइब्यूनल अदालत ही होती है। वो तो झूठ बोलना है, उन्हें बेईमानी करनी है तो वो बेईमानी करते हैं। ट्राइब्यूनल अदालत ही होती है,
और उसकी भी अपील होती है, उसके लिए रिट डलती है, क्योंकि ये हर एक ट्राइब्यूनल का वो होता है कि इसके खिलाफ अपील नहीं होगी। अपील न होने का मतलब ये नहीं है कि उसके ऑर्डर को खारिज नहीं कराया जा सकता। वो हाई कोर्ट जाके हर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर, जिसके में हर ट्राइब्यूनल में लिखा होता है कि इसकी अपील नहीं होगी, अपील ना होने की वजह से उसके लिए रिट डलती है हाई कोर्ट में। तो ये भी हम क्लैरिफाई करें। फिर एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव मैप बनाएंगे जिस पे कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पे जाके कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी आज की हालात में कैसी अभी उस पर इंक्रोचमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, वहाँ पे सुचारू रूप से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कोई भी व्यक्ति नेट पे जाके देख सकता है। तो बेईमानी करने का चांस ही खत्म हो जाएगा, कब्जा करने का चांस ही खत्म हो जाएगा, कोई भी दुनिया भर का कोई भी व्यक्ति। ये भी हम इंटरैक्टिव मैप भी, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो कोई भी व्यक्ति उसका फोटो खींच के उसको अपलोड कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को एग्जैक्ट पॉइंट देने के लिए कि भाई वो वक्फ बोर्ड वाले पहुंचो वहाँ पे ये गड़बड़ हो रही। फिर ये सारी जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वक्फ की, चाहे बोर्ड के अंदर की मीटिंग हो रही हो, मौके पे जाके कब्जा लेने की बात हो रही हो, या कोई प्रॉपर्टी बन रही हो और उस पर कितना खर्चा आ रहा है, इसमें खर्चे की भी सबसे बड़ी तो गड़बड़ वही होती है ना। तो अगर 10 ट्रक ईंटें उतरी तो वो सब वीडियोग्राफ होंगी। अगर वक्फ बोर्ड में मीटिंग चल रही है, उसमें 11 या 12 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, तो उसकी वीडियोग्राफी होगी। अगर कोई ये बोलेगा ये दुकान मेरे चाचा के लड़के को दे दो, या भाई साहब आप 4 दुकानें ले लो और मैं ले लूँ, तो वो वीडियोग्राफी हो रही होगी, किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी। और वो वीडियोग्राफी भी वक्फ के वेबसाइट पे चढ़ेगी। हर स्टेट का जो वक्फ बोर्ड का वेबसाइट होता है ना, उस पे वो डायरेक्ट टेलीकास्ट भी होगा। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है ना आजकल, तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग नहीं देखते आप, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, तो सारी वक्फ बोर्ड की मीटिंगें पब्लिक के लिए ओपन होंगी, देखो खुद। फिर जो 15वां पॉइंट है, ये जितना भी जो होंगे 3 साल से कम की सज़ा किसी भी वक्फ के अधिकारी को या प्राइवेट जो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे जो वक्फ के काम में कोताही करते हुए पाए जाएंगे, उनको कम से कम 3 साल की सज़ा होगी। और उसके बाद ये सारे ऑफेंसेस जितने भी होंगे वक्फ के कॉग्निजिबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे, ज़मानत नहीं होगी किसी की भी। और कोर्ट ऑफ सेशन जो ट्राइब्यूनल्स को ट्राई करेंगे, उसको कोर्ट ऑफ सेशंस की जो ये पावर होगी। अब ये पॉइंट है हमारा, जो कोई भी अच्छा वक्फ का एक्ट बनेगा या सिखों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए बनेगा, तो मुझे आप ये बताइए इन 16 पॉइंट्स में से तकलीफ किसी को होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना, मोदी जी को भी नहीं होनी चाहिए अगर वो ईमानदार हैं तो। ये एक्ट लाएं, सब पास करेंगे। सवाल तो यही है ना, अब सारी चीज़ें तैयार हैं, सब कुछ, लेकिन इसको सुनेगा कौन? जीतने का फॉर्मूला ये है, सुना तो इसी को जाएगा। ये जनता आवाम है ना, ये अब मैं पब्लिक डोमेन में डाल रहा हूँ ना, मेरे ये ट्विटर हैंडल पे भी डली हुई है चीज़। अब जनता अपने आप इसे इम्प्लीमेंट कराएगी। मैं भी देखता हूँ ना किस उलमाए सू की मजाल और औकात है कि इन 16 पॉइंटों को मना करे। बताए इससे अच्छा पॉइंट? मैं कह रहा हूँ, मैं उम्र कैद कर रहा हूँ, आप फांसी की पॉइंट डालो इसमें कि फांसी दी जाएगी उनको, मैं भी हाँ करूँगा जी, वाह वाह क्या बात है। लेकिन जो मना करेगा वो कौन है? वो उलमाए सू और बेईमान चोर है, सीधी सी बात। तो इन पॉइंट्स को लेकर के आप कोई मीटिंग करेंगे या आपने कोई मीटिंग की है इन तमाम मिली तंजीमों से या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल? मिली तंजीमें तो मुझसे वही बात करेंगी जो ज़मीन पे लोग हैं। मैं उस दिन गया भी था ना, तो जितने भी भीड़ के लोग थे सब मेरी तरफ ही आ गए थे ना 1 मिनट में। तो जनता आवाम मेरे साथ है। स्टेज पे चढ़े हुए लोग किधर भी हों, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे? और मेरी भी कोई क्या हैसियत है? मैं भी कोई गलती करूं तो मैं तो खुद कहता हूं मेरा गिरबान भी पकड़ो। इसमें कोई पॉइंट्स में गलती है तो वो बताएं। हमारा अल्टीमेट जीतने का फॉर्मूला ये है, आज नहीं तो कल। अभी ये सरकार बेईमानी करके कुछ भी कर ले, उसका भी तोड़ मैंने सोच रखा है, प्लान भी मेरे पास तैयार है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसकी भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका तोड़ क्या निकलना है वो भी बताऊंगा। प्लान भी मेरे पास रेडी है, तो घबराएं नहीं, हौसला रखें। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि हमें ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, वक्फ के लिए ऐसा एक्ट लाना है, बल्कि सभी कम्युनिटीज़ के लिए ऐसा एक्ट आना है ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ की, रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ की, मजहबी प्रॉपर्टीज़ और एंडाउमेंट्स की फलाह और बहबूद हो सके, हिफाजत हो सके। उसके लिए मैं सिख समाज से भी बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियन समाज से भी बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट लेवल पे बुद्ध समाज से भी बात कर रहा हूँ, और हमें सबको मिल के ये काम करना है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ओबीसी से भी बात चल रही है, मिल के हमें सब एक साथ मिल के काम करेंगे तो आसान होगा। और ये सबके फ़ायदे की बात है ना, ईमानदार लोग और जनता हमारे साथ होगी, बेईमान अपने आप भाग जाएंगे। अब आपको मैं ये गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, आपकी जो भी आपके सामीन हैं उनसे, कि सब वक्फ बोर्ड की वेबसाइट्स तो आज भी हैं जी। आप उसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया हुआ है, आप जाके देख लें कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और कितना इनक्रोचमेंट है। 80% से ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ इनक्रोच्ड हैं।
जो 20% बची हुई है ना, वो भी इतनी है कि अडानी, अंबानी और यूसुफ लुल्लू जैसे जो बेईमान लोग हैं, अपने आप को उद्योगपति कहते हैं, वो बिल्कुल मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। बस ये लूटने दो हमें, ये आम नॉन मुस्लिम्स के भी हाथ नहीं आने वाली है। यही सब बड़े बड़े लोग जो शेयर मार्केट लूट गए, सब लूट गए, वो लूट मचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, बस और कोई वजह नहीं है। ये डिफेंस की ज़मीनें लूट ली इन्होंने, अडानी अंबानी जैसे लोगों ने, यूसुफ लुल्लू जैसे लोगों ने, रेलवे की ज़मीनें लूट ली, वक्फ की ज़मीन है। और ये कम ज़्यादा की बात ही नहीं करनी चाहिए। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है जो आपने अपने पैसे से खरीदी है, वो कम हो या ज़्यादा हो, मुझे क्या लेना देना है, मुझे ये बताओ। सही बात। नंबर 1 है, नंबर 2 है, तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा है, या चौथे नंबर की सबसे ज़्यादा है, या सबसे कम है, इसका किसी से क्या मतलब है। मेरी प्रॉपर्टी है, मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी है, कम हो या ज़्यादा हो, किसी को क्या तकलीफ है, किसी को क्यों हसद हो रही है जी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। हाँ भाई, मेरी प्रॉपर्टी तीसरे नंबर की हो या 3000वें नंबर की हो, तुम्हारे पेट में क्यों चूहे कूद रहे हैं। ये है बस बुनियादी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद पराचा साहब तफसीरी गुफ्तगू करने के लिए। और देखिए, बहुत तफसीर से एक एक पॉइंट को समझाया है, बताया है, और तमाम सवालों के जो है बेबाकी से जवाब दिए। जिस तरीके से महमूद पराचा जाने जाते हैं, मुस्लिम दानिश्वर और मुस्लिम रहनुमाओं को इस वक्त इन सारे पॉइंट्स जो हैं इनको भी सुनने और समझने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लगातार इस बिल को जो है रोकने की और रुकवाने की कोशिशें की जा रही हैं और की जानी चाहिए, लोग सड़कों पर जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करें, ऐसा महमूद पराचा साहब जो है लगातार पिछले लंबे वक्त से कहते भी चले आ रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने भी जो है अपनी हिमायत और एक खुशी जाहिर ये की है कि देर से ही सही, लेकिन उलमाए दीन और मिली तंजीमें जो हैं वो सड़कों पर आई हैं। और अब आने वाले वक्त में ही ये तो देखा जाएगा कि अब ये बिल पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या जो आंदोलन चलाने की बातें की जा रही हैं, देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा, वो क्या रुख अपनाएगा, उसका क्या असर जो होगा। जी, मैं एक आखिरी बात और कह दूँ, वो मुकम्मल नहीं हो पाई। हमने जो अपने बिल का जो असली वक्फ एक्ट होगा उसका मसौदा तैयार कर रहे हैं हम। असली कानून वही पास होगा। आज ये कुछ भी पास करा लें, 272 इनके पास हैं, मशीनों के ज़रिए करा लें। जब पब्लिक के वोटों से, जब मतपत्र से इलेक्शन हम कराएंगे इंशाल्लाह जल्दी, जब वो सरकार आएगी तो जो भी कानून बना होगा उसको ख़त्म करके ये वाला कानून आएगा। इसके लिए भी हमारा ये जीतने का फार्मूला है, वक्फ बचाने का फार्मूला ये है, उस पे भी हमें काम करना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। जीतेंगे हम ही लोग, सबके कानून ऐसे ही आएंगे हिफाजत करने के लिए, सब कम्युनिटीज़ के। बिल्कुल। देखिए, हाईटेक टीवी की जो ये बातचीत है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग बेदार हो सकें। और जो वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड बिल के अंदर जो नया कानून है, तरमीमी बिल है, कि तमाम तरीके की जो ये पेचीदगियां हैं लोगों के दिमागों में, और लोग कंफ्यूज भी हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस पूरे इंटरव्यू से जो है, जो हमने बातचीत की है, कई सारी गलतफहमियां लोगों की दूर होंगी। आप इस पूरे इंटरव्यू पर, इस पूरी बातचीत पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल्ली से हाईटेक टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।